जोहार मास्टर जी के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए आपका हालचाल क्या है? मास्टर जी हमरे का हालचाल तो बढ़िया है। राउरे बताओ, राउठिन बड़ा नया नया खबर रहेला, तो कोनो नया खबर सुनाऊं। भाई देखिए, हाल समाचार तो मेरा भी बहुत अच्छा है और आप देख रही हैं कि हमारे आसपास का मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बारिश जो देर सबेर ही होने लगी है, तो बहुत सारे हमारे झारखंड के किसान भाई बहुत खुश हैं और इसी खुशी के साथ हम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं। और पर्वतिया जी, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्या? हाँ मास्टर जी, जैसे कि हम कहली कि राउठिन बड़ा नया नया खबर रहेला, तो नया नया खबर सुनाए दो सब कोई के हमरे के। किसान भाइयों, इसके पहले कि हम खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें देखें कृषि समाचार में, पहले पर्वतिया जी से एक सवाल पूछ लेते हैं। बताइए पर्वतिया जी, कि वो ढेले ऊपर चील जो बोले तो क्या डोले? अरे बाबा, ऐसा रारो सवाल करीला मास्टर जी। तो किसान भाई, आप भी सोचते रहिए इस सवाल का जवाब, लेकिन साथ में देखिए कृषि जगत से जुड़ी खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के कृषकों को मिल रहा है अनुदानित दर पर संकर बीज। आत्मा द्वारा चलाई जा रही कृषक पाठशाला से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टिलर। राज्य के कृषकों के कल्याणार्थ कृषि निदेशालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है अधिसूचित संकर बीज वितरण योजना। इस योजना के तहत धान, मक्का, ज्वार, सरसों एवं सूर्यमुखी के संकर बीज सूचीबद्ध कंपनी के अधिकृत विक्रेता द्वारा अनुदानित दर पर दिए जाने का प्रावधान है। राज्य के किसानों को संकर बीजों के प्रति प्रोत्साहित करने एवं खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से कृषि निदेशालय राज्य में अधिसूचित संकर बीज वितरण योजना चला रही है। इस योजना के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनी के अधिकृत विक्रेता द्वारा धान, मक्का एवं ज्वार के संकर बीज 50 रुपए, सरसों के संकर बीज 150 रुपए और सूर्यमुखी के संकर बीज 130 रुपए प्रति किलो की दर से अधिकतम 6 किलो दिए जाएंगे। अनुसंधानों के दौर से गुजरते हुए कृषि क्षेत्र में भी नई तकनीकों और पद्धतियों के साथ नए बीज इत्यादि का विकास हुआ है। इनकी संपूर्ण जानकारी कृषकों को हो सके, इसके लिए संस्था आत्मा राज्य के विभिन्न जिलों में प्रखंड स्तर पर कृषक पाठशाला चला रही है। इस पाठशाला में चयनित किसानों का प्रगतिशील कृषक द्वारा कृषि संबंधी जानकारियां 6 चरणों में दिया जाता है। इस योजना के तहत प्रति कृषक पाठशाला 29,414 रुपए खर्च का प्रावधान है। वर्तमान समय में किसान कुल्थी और सरगुजा की वैकल्पिक फसल के रूप में बुआई कर सकते हैं। कुल्थी की फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसान बिरसा कुल्थी 1 और मधु एवं सरगुजा के लिए बिरसा नाइजर 1 और 2 प्रभेद लगा सकते हैं। बिरसा कुल्थी 1 और मधु ये कुल्थी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद देर से बुआई के लिए उपयुक्त होते हैं और 100 से 105 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार सरगुजा के उन्नत किस्मों में बिरसा नाइजर 1 और 2 अच्छे माने जाते हैं। ये भी 95 से 105 दिनों में तैयार हो जाते हैं। वैकल्पिक खेती के लिए कुल्थी और सरगुजा लगाई जा सकती हैं और जो कुल्थी की उन्नत किस्में हैं वो बिरसा कुल्थी 1, मधु। अगर सरगुजा की बात करें तो बिरसा सरगुजा 1, बिरसा सरगुजा 2, ये दोनों बड़ी अच्छी कुछ किस्में हैं जो बिरसा नाइजर 1 के नाम से और 2 के नाम से भी जानी जाती हैं। जिन किसान भाइयों ने धान की फसल लगा रखी है, उन्हें इस समय फसल की विशेष रूप से देखभाल करने की आवश्यकता है। इस समय धान की फसल में झुलसा रोग लगने की आशंका रहती है। यदि इस रोग के लक्षण आपके फसल में दिखे तो नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। झुलसा रोग या ब्लास्ट रोग, खड़ी फसल में जब ये रोग लगता है तो उस समय ट्राइसाइक्लाजोल 500 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए नियंत्रण के लिए। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है।
इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टीलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को ये उपकरण तुरंत निपटा देता है। इस उपकरण को पावर टीलर कहते हैं। इस उपकरण की सहायता से किसान खेत को बुआई के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। जुताई, ढुलाई और ढेला फोड़ना जैसे कामों को यह उपकरण चुटकियों में निपटा देता है। इस पावर टिलर द्वारा एक दिन में लगभग 6 एकड़ खेत को बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। विरासत में मिली खेती बाड़ी के काम को न इन्होंने संभाला बल्कि और आगे भी बढ़ाया। उसी भूमि में पहले की अपेक्षा ज्यादा पैदावार लेते हैं और लगभग वर्ष भर तरह तरह की फसलें उपजाते हैं। ये अपने खेत को कभी खाली छोड़ने के पक्ष में नहीं रहते। इधर 3 वर्ष से हम श्री विधि के तरीके से धान की खेती कर रहे हैं। पहले तो हम लोग बिया बहुत डालते थे, 40 केजी 50 केजी 1 क्विंटल में। अब ये 3 वर्ष से कहीं 2 किलो, कहीं 4 किलो, कहीं 1 किलो ऐसा हम लोग बिया डालते हैं और धान के उपज में भी काफ़ी वृद्धि हो रही है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की किराना मंडियां अनाजों के भावों को लेकर पिछले सप्ताह के भावों पर टिकी नजर आई। इनमें कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया, परंतु सब्जी बाजार की बात करें तो हरी सब्जियों के भावों में तेजी का रुख है। वहीं आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9600 रुपए। आलू न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए और प्याज न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। मास्टर जी समाचार तो बड़ा बढ़िया बढ़िया सुनवाया देली, नया नया जानकारी दिवाया देली, मौसम कर भी हाल बता देली और मंडी कर भाव भी बता देली। हमरे कर किसान मन फायदा का तो ढेरे बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फायदे की बहुत सारी बातें अभी और भी हैं बाकी, लेकिन हमें लेना पड़ेगा इस समय एक छोटा सा विराम। आप बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं इस विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बाद सब देखो या मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर जी राउरे तो अपन सवाल करके हमके फंसा दही ओकर बारे में हम सोचत रह, बाकी राउरे हमार सवाल कर जवाब बताए दूं तनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवालों के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ। पर्वतिया जी आप बताइए कौन सा सवाल है आपका? ऐसा है कि दलहनी फसल लगाए खुद एखन किसान मने तो कैसे लगाल जाए, काला क्यों कर देखभाल करल जाए, ये सब ताकि बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए कि जो अच्छा किसान होता है वो खरीफ के साथ साथ दलहनी की तैयारी भी शुरू कर देता है और उसकी जानकारी तो ज़रूर इकट्ठी करने लगता है। आप जानते हैं कि खरीफ की फसलें आपके खेतों में लगी हुई हैं किसान भाइयों, और अब इसके बाद तुरंत बारी आएगी दलहनी फसलों की। और कुछ दलहनी फसलें हैं जो साथ साथ भी लगाई जाती हैं हमारे झारखंड में। तो आप कैसे उनकी बुआई करेंगे, कैसे उनकी देखभाल करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पादन ले सकें, अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें, चलिए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक दलहन वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज कुमार। ये हमें जानकारी देंगे कि दलहन फसलों की बुआई कब की जाए और इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि हमने विषय चुना है कि दलहन फसल की बुआई कैसे करें और इसका प्रबंधन कैसे करें, तो सर्वप्रथम बताइए कि इसकी बुआई कैसे करें। किसान भाइयों, जब दलहन फसल की बात करते हैं तो हमें ध्यान ये देना होता है कि जो खेत का चुनाव करें वो ऊंची ज़मीन हो, टाड़ हो, क्योंकि दलहनी फसलों के लिए ज़्यादा पानी होना या पानी का लगना खेत में वो अच्छा नहीं होता है, उसमें वो फसलें प्रभावित होती हैं। तो कोशिश ये करना है कि जो भी दलहनी फसलें हैं उसको अभी वर्षा कम हो रही है और ऐसे में उन फसलों को टाड़ में अविलंब लगाने की ज़रूरत है, अभी तुरंत लगाने की ज़रूरत है। और हमारे प्रदेश में अरहर लगाई जा सकती है, इसका बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है हमारे यहाँ, इसकी जड़ें काफ़ी अंदर तक जाती हैं और कम पानी में भी हम इससे अच्छी उपज ले सकते हैं। तो अरहर पे हमको ध्यान देना होगा। उड़द मूंग लगा सकते हैं और इसके अलावे और भी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं जिसको हमारे किसान भाई देर से भी लगा सकते हैं। तो अब रही बात कि आप कैसे लगाएंगे, तो किस्मों का जानना हमारे किसान भाई के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अरहर को किसी दूसरी फसलों के साथ ले रहे हैं तो कम अवधि की जो किस्में हैं जैसे उपास 120 है या पूसा 992 है, उनके साथ आप मड़ुआ के साथ या मक्का के साथ या मूंगफली के साथ आप इसको लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो उपज है वो अच्छी मिलेगी और जो टाड़ में खरपतवार की जो समस्या होती है वो भी कम होगी। और अगर उड़द मूंग की बात करें तो उड़द में भी हम किस्मों की बात करें तो पंत उड़द 19 हम लगा सकते हैं, वो अच्छी किस्म है। हमारे विश्वविद्यालय से निकाली गई एक प्रजाति बिरसा उड़द 1 वो भी हम हमारे किसान में लगा सकते हैं। पूसा विशाल मूंग की अच्छी किस्म है, वो लगा सकते हैं। और इसके अलावे हमारे किसान भाई दलहनी फसलों के अलावे और भी जो फसलें हैं टार में लगाने की जो फसलें वो भी हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि सही तरीके से बीजोपचार के साथ साथ उसको हमारे खेत में लगाया जाए और ये सुनिश्चित करें कि खेत में पानी जल जमाव ना हो। आप नाली निकाल दें ताकि ज़्यादा पानी होने की स्थिति में, जिसकी संभावना कम दिख रही है, ज़्यादा पानी होने की स्थिति में आपके खेत में पानी का ठहराव ना हो सके। डॉक्टर साहब आपने बताया कि जो मिश्रित खेती के बारे में कि अरहर के साथ साथ मूंग भी लगा सकते हैं, मूंगफली भी लगा सकते हैं। तो ये तीनों का जो मिश्रण है ये कैसे सामंजस्य हमारे किसान में बैठा सकेंगे? जैसे अगर हम अरहर की बात करते हैं तो अगर कम अवधि की अरहर हम ले रहे हैं तो 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी होती है। अगर लंबी अवधि की ले रहे हैं तो 70 या 80 सेंटीमीटर है। तो उसके बीच में हम मूंगफली लगा सकते हैं, उसके बीच में हम मड़ुआ लगा सकते हैं। अगर संभव है तो 1 लाइन लगाएंगे, 2 लाइन लगाएंगे। इस तरह से जो खाली जगह है उसके बीच में अगर आप मड़ुआ लेते हैं तो उसकी कतार से कतार की दूरी 25 या 30 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमको सामंजस्य बिठाना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज भी मिले और जो समस्या, क्योंकि आप देखिए कभी भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो हर फसल के अलग अलग होते हैं। तो किसी एक फसल के साथ समस्या आएगी तो दूसरी फसल से आप उपज आप ले सकते हैं। ये फायदा होता है साथ साथ कई फसलों को लगाने का।
अब ये तो हो गया कि आप अब इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आती है ये खरपतवार की। तो ये इसमें मिश्रित में खरपतवार का नियंत्रण हमारे किसान पे कैसे करें? उसमें हम लोग कई बार ये करते हैं कि टाण में दो समस्या होती है। एक तो खरपतवार की समस्या होती है बरसात में, दूसरे दीमक की समस्या होती है। जहाँ पे पानी कम होगा वहाँ पे ये समस्याएं होती हैं। और खरपतवार की समस्या के लिए हम किसान भाई से ये कहेंगे कि वो जो दवाएं आती हैं या तो उसका वो प्रयोग करें। जैसे पेंडिमेथिलीन एक अच्छी दवा है, रासायनिक दवा है, जिसका हमारे किसान भाई बुआई के तुरंत बाद पहले दूसरे तीसरे दिन मतलब 4-5 दिन के अंदर ये 1 लीटर पानी में 3-4 मिलीलीटर दवा पेंडिमेथिलीन का इस्तेमाल वो स्प्रे करके कर सकते हैं। और कई बार हम लोग उस नमी को बचाने के लिए दूसरी जो खरपतवार या जो फसलें होती हैं, कई बार हम लोग ढैचा लगाए होते हैं, उसको हम लोग उसमें डाल देते हैं ताकि जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ जाती है और जो नमी है, खरपतवार भी नहीं आते हैं। अगर 2 कतारों के बीच में अगर आप डालते हैं तो नमी भी बनी रहती है और घास फूस को भी निकलने में मदद कम मिलती है। तो तीसरी चीज़ खरपतवार से संबंधित है कि आप ग्रीष्मकालीन जुताई जरूर करें। हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है या मिट्टी की जो संरचना है वो एकदम से अलग है, दूसरे जो प्रदेश है उससे अलग है। तो यहाँ पे आपको जब तक मई महीने में या जून के पहले अगर वर्षा नहीं होती है तो कई बार हम जुताई नहीं कर पाते हैं और पहले जुताई करना बड़ा ही आवश्यक होता है। अगर जुताई करके हम छोड़ दें तो खरपतवार से हमको निजात मिल जाती है। जी। अब इसमें एक बात आती है फसल चक्र की। हाँ जी। ये फसल चक्र से हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ होगा? फसल चक्र से 2 फायदे साफ साफ नजर आते हैं। एक तो जो हमने पहले भी चर्चा की कि जो बीमारी या कीड़े मकोड़े हैं वो फसल के बदलने से वो वहीं खेत में रहेंगे, लेकिन उस जो नई फसल आई है उस पे वो प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। वो उस फसल के लिए नहीं होते। जब तक उस फसल को आप लगाएंगे और दूसरे जगह से जब तक वो कीड़े किसी वजह से आएंगे और प्रभावित करेंगे तब तक आपकी फसल कट चुकी होगी और फिर बदल जाएगी अगले साल। तो ये बदलाव कीड़े मकोड़े से बचाव से हमें राहत दिलाता है, बचाव करता है। दूसरी चीज़ कि अरहर की अगर बात करें तो हम बार बार कहते हैं कि 2 साल के बाद अरहर आप नहीं लगाएं, तो कई बार सूखा रोग उकठा रोग आता है अरहर में। तो उसका इलाज ये है कि हम ऐसी किस्म लें जिसमें ये उकठा रोग नहीं आता हो, रोग रोधी किस्में लें, अन्यथा आप खेत को बदल दें ताकि वो जो उकठा रोग है खेत के बदलने से भी नहीं आता है, उसकी संभावना कम हो जाती है। तो फायदे साफ साफ नजर आते हैं। देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी दलहन की खेती की बुआई के बारे में और साथ ही साथ इसके प्रबंधन के बारे में। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो मास्टर जी हमारे कर विशेषज्ञ तो बड़ा बढ़िया से बता दिले कि दाइल कर अगर खेती करे हो जाता है किसान भाई माने तो का ध्यान रखे के उमन के है नहीं। तो अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। रे राउरी काज ढेला ढेला रहे अब रहू तनी और सोचे ढेले ऊपर चील जो बोले। चलिए लेकिन लगता है कि आपको अभी अपना ही सवाल परेशान कर रहा है। सही कहली मास्टर जी, हमरे कर जे छोटे छोटे समस्या रहेला उके जब तक राउर से नहीं पूछ लेला तब तक तो परेशानी रहबे करेला, दिमाग काम नहीं करता। हाँ तो एक बात और जाने खोजत रही कि मौसम जैसन चले लाई है इसे में हमरे घर पशुधन सेवन में बहुत परेशानी होला। खासकर हम बात करें खोजत ही अगर बकरी राई है हमरे जिसको आप छगरी बोलते हैं। छगरी कहिला। हाँ तो उके कैसे एखन ई मौसम में खास देखभाल की जरूरत हुई तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए किसान भाइयों, आप में से बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो बकरियों का व्यावसायिक रूप से पालन करते हैं, उससे अधिक मांस लेने के लिए, अधिक से अधिक बिक्री करके लाभ कमाने के लिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको बकरियों की बरसात के मौसम में देखभाल की खास ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या ज़रूरतें हैं, कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी, कौन सी दवाओं का प्रयोग करना होगा, चलिए इन सब के बारे में हम अपनी जानकारी लेते हैं। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर थनेश उरांव। आज हम लोग बिरसा कृषि विद्यालय में आए हैं जहाँ के पशु चिकित्सा महाविद्यालय है। वहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर थनेश उरांव जो पशु प्रजनन एवं विभाग में हैं। तो डॉक्टर साहब से हम लोग आज जानकारी हासिल करेंगे कि बरसात के मौसम में बकरियों में कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं और इसका बचाव किस प्रकार से किया जाए और लक्षण क्या होते हैं। डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दे करके यहाँ आए हैं हमारे किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए इस विषय पर। तो डॉक्टर साहब आप आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हमारे किसान भाई को बताएं बरसात के मौसम में रोग कौन कौन सा होने की संभावना रहती है।
बरसात में मुख्यतः बकरियों को दो प्रकार की रोग है जो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है किसान भाइयों को। एक है पीपीआर। पीपीआर का फुल फॉर्म हो जाता है पेस्टिस डिस्पेटिस रूमिनेंट। यह मुख्यतः एक जीवाणु के कारण होता है, जो कि जीवाणु पशु के आंत में ही होता है। बारिश में जब पशु काफ़ी हरा चारा खा लेते हैं तो उनमें जो भोजन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उनका वो ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। जब ये ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं तो ये बैक्टीरिया जीवाणु है काफ़ी बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण ये बहुत ही अलग प्रकार का विष आंत में छोड़ देता है। तरह तरह का आंत में छोड़ने के कारण बैक्टीरिया जो है डायरिया कॉज करता है। डायरिया होने लगता है बीमारी में और डिसेंट्री होने लगता है। इनके कारण फिर पशुओं का मौतें काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो जाती है। ये पीपीआर के जो लक्षण होते हैं डायरिया डिसेंट्री के अलावा इनमें तेज बुखार हो जाता है और नाक से स्राव आने लगता है, जिसको कि हम लोग नेटा बोलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा आता है। इससे हम लोग ये समझ जाते हैं कि ये पीपीआर का लक्षण है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो हमारी एक फ्लॉक होता है, हम लोग एक वैज्ञानिक भाषा में एक बकरियों के समूह को फ्लॉक बोलते हैं, तो फ्लॉक में लगभग 90% बकरियां मर जाती हैं। तो इनसे बचाव का एक साधारण सा उपाय है टीकाकरण। जब हम टीकाकरण करते हैं तो इनकी इस बीमारी से बचाव हो जाती है, लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है बीमारी से। ठीक है, बीमारी से ये क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक इसका ज़्यादा इलाज नहीं है जी। अच्छा, बीच में आपने बताया घास खाती है बकरियां, तो जब घास खाती है तो घास तो हरा चारा तो खाएगा ही घास बकरी, तो इससे किस प्रकार से बीमारी होता है घास से बरसात के मौसम में? इसको इसीलिए कहा जाता है ओवर ईटिंग डिजीज। ये ज़्यादा घास खा लेती है तो जो इनका जो नॉर्मल भोजन करने की जो दिनचर्या में जितना करती है ये ज़्यादा खाने के कारण ही ये होता है। इसको ओवर ईटिंग डिजीज कहते हैं। अच्छा, और कोई होता है क्या बीमारी उसमें घास से? और घास से बीमारियां जो होती हैं परजीवी पैरासाइट। तो अक्सर होता है कि बरसात आ जाने पे जो डोरमेंट स्टेज पे हमारे रहते हैं परजीवी, जैसे कि हो गया है हिमोंकस हो गया है, फ्लूक हो गया, लिवर फ्लूक हो गया है, तो ये अपने एक डोरमेंट स्टेज से बाहर निकलते हैं और पत्तों में जाके ये इनकी जाके जमा हो जाती है, जिनको एक स्टेज बोलते हैं मीरासीडियम या सिस्ट है, जिनको ये बकरियां ये पशु जब खा लेते हैं तब खाने के बाद क्या होता है ये पेट में चले जाते हैं। उनके बाद इनका जीवन चक्र में एक से लार्वा से इनका आगे ग्रोथ होता है पैरासाइट। तो ये शरीर का खून चूस के आगे बढ़ते हैं और इसके कारण ये जो यकृत है लिवर सिस्टम को खराब करते हैं, पेट खराब करते हैं, जिसको हम लोग रूमन बोलते हैं, वो खराब करके ये खून चूसते हैं। तो जिससे धीरे धीरे बकरियां में खून की कमी हो जाती है और उनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। इनका सरल बचाव है कि बारिश शुरू होने से पहले, नहीं बचाव तो पहले बात, हमको ये बताइए किसान भाई को कि लक्षण क्या, कैसे हमारे किसान भाई इस चीज को समझेंगे कि इनको पैरासाइट ही लग गया है, इसे परजीवी आ गया है? परजीवी का ये प्रमुख लक्षण ये है कि एक होता है कि गले के नीचे एक बोतल जैसा एक बड़ा सा एक बोतल थैला बन जाता है, तो उसको हम लोग बोतल नेक बोलते हैं, एक वो मिलेगा। और बकरियां में जो उनकी जो खाने की क्षमता तो घट ही जाती है, डलनेस होता है, वो बुझी सी रहती हैं। और इनके बाद एक चीज़ जो होता है, अगर आप इनको आंखों को देखें, आंखों की पुतलियों को उठा के देखेंगे तो इनमें पीलापन दिखाई देगा। अच्छा। तो ये है, इसको भी देख के पहचान, हाँ, इसको देख के पहचान सकते हैं। और इनका जो गोबर होता है वो बहुत ही ज़्यादा गंध देगा, दुर्गंध देगा, इससे भी पता चल जाता है कि ये परजीवी से ग्रसित है। और इनमें कोई वृद्धि नहीं होती है, वजन की वृद्धि नहीं होती। अच्छा, वोमिटिंग वगैरह, दस्त वगैरह भी होता है इसमें? नहीं, जानवरों में दस्त बहुत, वोमिटिंग देखने के लिए कम मिलता है। हाँ, वोमिटिंग बहुत कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन इनको डायरिया और डिसेंट्री देखने के लिए मिलेगी। हाँ, इसका तो ये तो आपने अच्छा जानकारी दे दिया कि आँख की पुतली के नीचे देखिए, उसको पहचानिए, तो ये जानकारी तो आपने अच्छा दिया हमारे किसान भाई को। अब बताइए कि इसके बचाव के लिए क्या क्या हमारे किसान भाई करें? बचाव के लिए किसान को नियमित रूप से डिवर्मिंग कराना होता है। डिवर्मिंग कराने के लिए बारिश शुरू होने से पहले और बारिश होने के बाद हम लोग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, प्लस हम लोग एल्बेंडाजोल दे सकते हैं। तो
तो हम लोग एल्बेंडाजोल दे देते हैं एक, और गर्भवतियों के लिए हम लोग दे देते हैं फेनबेंडाजोल, ताकि बच्चे पे कोई उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो बारिश शुरू होने से पहले डिवर्मिंग करा दे, या और बारिश खत्म होने के बाद डिवर्मिंग करा दे। जी जी जी। अच्छा, ये तो आपने जानकारी से दिया। एक चीज़ हमको बताइए, बरसात के मौसम में और भी ऊपरी परजीवी भी होते हैं क्या? बारिश के मौसम में ऊपरी परजीवी हमारे टिक्स एंड माइट्स होते हैं, जिसको कि टिक्स को हम लोग हिंदी में किलनी बोलते हैं। तो ये पशुओं का रक्त चूसते हैं शरीर के ऊपरी भाग चमड़ा में आके। तो इनसे बचने के लिए हम मालाथियोन का बहुत ही कंसंट्रेशन उसका पानी में कम रहेगा, 0.2 से 0.5% कंसंट्रेशन रहेगा 1 लीटर पानी पे। इसको मिला के अगर हम जानवर के ऊपर स्नान लगाएं या स्नान कर दें तो परजीवी हट जाते हैं। और इसका और एक सरल उपाय है कि अगर जानवर आपके पास कम है तो आप आइवरमेक्टिन नाम का इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको लगे कि ये काफ़ी परजीवी का प्रकोप ज़्यादा है। तो चलिए, डॉक्टर साहब ने तो अच्छी जानकारियाँ दे दी कि किस प्रकार से बरसात के मौसम में जो बीमारी होती है उससे किस प्रकार बचाव किया जाए, उसका लक्षण भी क्या होता है, नियंत्रण भी बता दिया। चलिए डॉक्टर साहब, आप यहाँ अच्छी जानकारियाँ दी हमारे किसान भाई को, इससे काफ़ी लाभान्वित हो गए किसान भाई। डॉक्टर साहब हमारी तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से सभी किसान भाइयों को जोहार, नमस्कार। तो मास्टर जी, हमार तो ये दाइल से जुड़ल समस्या रहे और बकरी से जुड़ल समस्या रहे, दुइयों का समाधान हो गेल। अच्छा, बाकी राउर सवाल नहीं पूछा हमके। अरे इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। ढेले ऊपर चील जो बोले, हाँ। गली गली में पानी डोले। अब आप बताएंगे, आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है। हाँ। देखिए, इसमें क्या है कि अगर चील जो है वो आसमान को छोड़ करके ढेले के ऊपर बैठकर, यानी ज़मीन पर किसी ढेले पर बैठ करके और बोलने लगे, तो समझो इतनी बारिश होगी कि हर गली कूचे में पानी भर जाएगा। अच्छा, तो ये है बरसात के बारे में जो हमारे घाघ पंडित की कहावत। एकदम मौसम के देख के सवाल कही रही। तो चलिए, हमें लगता है किसान भाइयों की सवालों का, जवाबों का ये सिलसिला तो इसी प्रकार चलता रहेगा, लेकिन समय हमें अब अनुमति नहीं दे रहा कि हम आपसे और ढेर सारी बातें करें। हाँ, लेकिन आपसे एक बात जरूर करेंगे कि आप अपनी समस्याएं, अपने सुझाव, अपनी जो जानकारी आप चाहते हैं वो हमें खत के द्वारा जरूर लिखें। सही कहा तू मास्टर जी। और ओके लिखे ले, हमारे कर पता नोट कर लो। हमारे कर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। इन संख्या 834001। तो इसी पते पर आपके खतों का हमें रहेगा इंतजार। अभी हमारी पूरी टीम को यहीं दीजिए अनुमति। नमस्कार, जोहार।